नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग व्यंजन संधि पर चर्चा कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि पर काफी चर्चा हो चुकी है। आज की कक्षा में हम लोग मैं से संबंधित नियम पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे अध्ययन का बिंदु है मैं की संधि। व्यंजन संधि में मैं एक ऐसा एकमात्र व्यंजन है जो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में भी आता है तथा द्वितीय पद या अंतिम पद के प्रथम वर्ण के रूप में भी आता है। मैं क्या है? मैं एक अनुनासिक व्यंजन वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मैं के उच्चारण करते समय वाय का अवरोध दोनों होठों द्वारा तो किया जाता है, परंतु वायु मुख से न निकल करके नाक से निकलती है। इसीलिए मैं को अनुनासिक व्यंजन अथवा नासिक व्यंजन कहा जाता है। मैं व्यंजन वर्ण की संधि की क्रिया करते समय हमें दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं मैं क्या है। तो मैं एक नासिक व्यंजन वर्ण है। मैं क्या है? मैं एक नासिक व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मैं क्या है? मैं एक नासिक व्यंजन वर्ण है या कह सकते हैं कि अनुनासिक व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मैं का उच्चारण करते समय वायु का अवरोध दोनों होठों द्वारा किया जाता है और वायु मुख से न निकल करके जब नाक से निकलती है तो मैं का उच्चारण होता है। मैं व्यंजन वर्ण की संधि की क्रिया करते समय हमें दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। मैं वर्ण की संधि क्रिया में हमें दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। मैं वर्ण की संधि क्रिया में हमें दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, यानी संधि की क्रिया में मैं वर्ण की हमको कितनी स्थितियां प्राप्त होती हैं? दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखें तो वाक्य थोड़ा बढ़िया से आएगा कि संधि की क्रिया में मैं वर्ण का संधि की क्रिया में मैं वर्ण का मैं वर्ण की हमें दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। संधि की क्रिया में मैं वर्ण की हमें कितनी स्थितियां प्राप्त होती हैं? दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? तो हम सबसे पहले ए के रूप में लिख लेते हैं। जब मैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में हो। पहली स्थिति क्या होती है कि जब मैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में होता है, और दूसरी स्थिति क्या प्राप्त होती है कि जब मैं द्वितीय पद के
जब मैं द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में होता है, यानी हमें मैं व्यंजन वर्ण की दोनों स्थितियां प्राप्त होती है। क्या कि मैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी हो सकता है और मैं द्वितीय पद या अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी हो सकता है। आइए हम लोग सबसे पहले पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं कि जब मैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में होता है तब क्या होता है। तो हम लोग यहां लिखें स्थिति ए, जब मैं प्रथम पद के क्या हो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में हो। मैं क्या होता हो कि मैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में हो तो क्या होता है। तो इसमें क्या बनता है कि जब मैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में हो। क्या है कि जब मैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में हो तो दो नियम प्राप्त होते हैं। तो दो नियम प्राप्त होते हैं, कौन कौन से। यानी कि जब मैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में होता है तो हमें दो नियम प्राप्त होते हैं, कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। पहला है मैं का पंचमाक्षर नियम। मैं का क्या है, पंचमाक्षर नियम। और दूसरा क्या होता है कि मैं का अनुस्वार नियम। मैं का पंचमाक्षर नियम और दूसरा क्या होता है, मैं का अनुस्वार नियम। उम्मीद है कि यहां तक समझने में आपको अभी तक कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। आइए हम लोग सबसे पहले प्रथम नियम मैं का पंचमाक्षर नियम को देख लेते हैं। हम लोग अनुनासिक व्यंजन मैं के संधि के विषय में देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मैं संधि की क्रिया करते समय दो स्थितियों में होता है। पहली स्थिति में होता है कि वह प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में होता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि मैं द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में होता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जब मैं प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में हो तो हमारे पास दो नियम आते हैं। पहला है कि मैं का पंचमाक्षर नियम, अर्थात मैं के स्थान पर क्या हो जाता है कि वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। दूसरा होता है कि मैं का अनुस्वार नियम, अर्थात मैं के स्थान पर अनुस्वार का आदेश हो जाता है। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले मैं का पंचमाक्षर नियम देख लेते हैं। हम लोग इसी तरह क्रम से पढ़ेंगे तो संधि की क्रिया हमारे लिए काफी आसान रहेगी और हमें समझने में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मैं का पंचमाक्षर नियम। मैं का पंचमाक्षर नियम क्या कहता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस नियम को देख लेते हैं। नियम संख्या 1, मैं का पंचमाक्षर नियम। मैं का पंचमाक्षर नियम। मैं का
पंचमाक्षर नियम, नियम क्या कहता है, नियम क्या है कि यदि प्रथम पद का यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम चारों वर्ण हो, इसमें लिख लेते हैं न सहित। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन के प्रथम चारों वर्गीय व्यंजन के प्रथम चारों वर्ण हो, जिसमें न जो होता है यह वर्गीय व्यंजन तय वर्ग का पंचम वर्ण है, उसमें भी यह इसकी भूमिका रहती है, तो इसलिए उसको लिख लेते हैं प्रथम चारों पूरा ये क्या है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन के प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो न सहित। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन के प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो न सहित, चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो तो संधि होने की दशा में मैं का आदेश संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन के प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो न सहित, तो संधि होने की दशा में मैं का आदेश संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में हो जाता है। यानी मैं क्या होता है, मैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। किसके वर्ग में? जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है उसी के वर्ग में हो जाता है। इस नियम में ये भी लिख ले, इस नियम में न तथा प वर्ग विशेष स्थिति
उत्पन्न करते हैं। यह क्या हो गया? यह मैं का पंचमाक्षर नियम यही है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन के प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो न सहित, तो संधि होने की दशा में मैं का आदेश संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में हो जाता है। इस नियम में न तथा प वर्ग विशेष स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो एक बार हम लोग वर्णमाला को देख लेते हैं। इसमें व्यंजन वर्ण को ही देखेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श और ह। तो हम लोग चूंकि मैं जो अनुनासिक व्यंजन वर्ण है उसका स्वर के साथ संधि की क्रिया नहीं होती है, स्वर के साथ केवल संयोग की क्रिया हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर केवल व्यंजन वर्णों को लिख लिए हैं और हम लोग जानते हैं कि क से लेकर के प तक ये सब क्या है? ये सब है वर्गीय व्यंजन। इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और तथा स को क्या कहा जाता है? अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अवर्गीय से अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। हम लोग जब व्यंजन वर्ण के विषय में पढ़े हैं वर्ण विचार के अंतर्गत, तो उसमें हमने इन सबको देखा था। अवर्गीय व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अंतःस्थ वर्ण और संघर्षी वर्ण। इसमें अंतःस्थ और संघर्षी दो व्यंजन वर्ण आते हैं। नियम क्या करा कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो, यानी यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो कि वर्गीय व्यंजन के चारों वर्ण हो। क्या हो सकता है? ख हो सकता है, ग, घ, ङ, य, ड़, तो तीनों होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ङ, य, ड़ से हिंदी में कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है कि जो संधि की क्रिया करे, तथा न इस नियम के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें हम लिखा है न सहित, और मैं क्यों नहीं आता है? तो हम लोग जब आगे इस नियम को और देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मैं क्यों नहीं आएगा, केवल पंचम वर्ण के रूप में न ही आता है। तो हम लोग नियम को समझ गए हैं कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन के प्रथम चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण हो, तो संधि होने की दशा में मैं का आदेश संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में हो जाता है। यानी यदि मैं के बाद क आएगा तो भी ङ के रूप में, ख आएगा तो भी ङ के रूप में, ग आएगा तो भी ङ के रूप में, और घ आएगा तो भी ङ के रूप में। यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च रहेगा तो य के रूप में, छ रहेगा य के रूप में, ज रहेगा य के रूप में, झ रहेगा य के रूप में, ट रहेगा ण के रूप में, ठ रहेगा ण के रूप में, ड रहेगा ण के रूप में, ढ रहेगा ण के रूप में, त रहेगा न के रूप में, थ रहेगा न के रूप में, द रहेगा न के रूप में, ध रहेगा न के रूप में, और न भी रहेगा तो भी न के रूप में, प रहेगा तो मैं के रूप में, फ रहेगा तो मैं के रूप में, ब रहेगा मैं के रूप में, भ रहेगा मैं के रूप में, मैं रहेगा मैं के रूप में। लेकिन जब मैं के ही रूप में रहेगा तो संधि की क्रिया नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? संयोग की क्रिया होगी। अभी हम इसको आगे स्पष्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग नियम को समझ गए होंगे। यानी मैं के बाद क्या हो? वर्ग के प्रथम चारों वर्ण, वर्ग के क्या हो? प्रथम चारों वर्ण हो। तो मैं किस में होता है? मैं होता है उसी वर्ग का क्या हो? पंचम वर्ण। उसी वर्ग का क्या हो? पंचम वर्ण। आइए तो हम लोग कुछ
उदाहरणों को देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, हम लोग देख लेते हैं। एक शब्द है अलम धन कार। अलम धन कार। तो यहां पर क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है कि कै वर्ग का प्रथम वर्ण है। कै वर्ग का प्रथम वर्ण है तो क्या होगा, मैं का आदेश किसमें हो जाएगा, मैं का आदेश ङ के रूप में। कै का पंचम वर्ण कौन सा है, तो कै का पंचम वर्ण ङ है, तो मैं का आदेश किसमें हो जाएगा, मैं का आदेश किसमें हो जाएगा, ङ में। शब्द क्या बन जाएगा, यह बनेगा अलंग, चूंकि मैं आधा है तो ङ आधा हो जाएगा, यह क्या बन जाएगा, अलंकार। अलंकार। चूंकि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लेखन को प्राथमिकता दी जाती है, मानक माना जाता है, इसलिए इसे हम अलंकार इस रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन यह हिंदी का शब्द है, यह क्या है, हिंदी का शब्द है लेखन की दृष्टि से, और लेखन की दृष्टि से यह क्या है, यह संस्कृत का शब्द है। लेखन की दृष्टि से यह अलंकार कौन सा है, यह अलंकार हिंदी का है, और लेखन की दृष्टि से यह वाला अलंकार कौन सा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इसीलिए संधि की क्रिया में हम लोग इसी अलंकार को प्राथमिकता देंगे, इसको प्राथमिकता नहीं देंगे, इसको लिखने से बचाव करेंगे। जहां तक नियमों में कोई भी विरोधाभास न हो तो हम लोग इसी रूप में लिखेंगे। पहला हो गया अलम धन कार बराबर अलंकार। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं। शब्द है शुभम धन कर, यानी शुभ करने वाला। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा शुभं कर। चूंकि मैं है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कै है, तो कै के अनुसार मैं किस में बदल जाएगा, ङ में। तीसरा हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। समधन गति। समधन गति, यह क्या बनेगा, चूंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ग है, तो मैं किस रूप में बदल जाएगा, ङ के रूप में। यह क्या हो जाएगा, संगति। यह क्या हो जाएगा, समधन गति बराबर क्या हो जाएगा, संगति। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं। शब्द है दिवम धन गत। दिवम माने होता है स्वर्ग, गत माने चला गया, तो दिवम धन गत बराबर क्या हो गया। तो यहां देखिए दिवम में प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ग है, तो मैं किसके रूप में आदेश हो जाएगा, ङ के रूप में। शब्द क्या बनेगा, दिवंगत। संस्कृत में लिखना हो तो दिवंगत इस रूप में लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो तो वह के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि मैं का जो पंचमाक्षर नियम है इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तो चूंकि हम नीचे जगह कम है तो हम ऊपर मिटा देते हैं। सभी को मिटा दे रहे हैं। दिवंगत हो गया। उसके बाद हम लोग और शब्द देख लेते हैं। चौथा है समधन घात। समधन घात, तो हम देख रहे हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण घ है, तो मैं न के रूप में आदेशित हो जाएगा। यह क्या हो गया, संघात।
लेखन के दृष्टि से इसको हम लोग हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत है तो इसी रूप में लिखेंगे। सम धन घात बराबर क्या हो गया? संघात। उसी प्रकार से एक शब्द है पम धन चम। पम धन चम, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक पांचवा उदाहरण होगा, यह होगा छठा उदाहरण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च है, तो मैं किसके रूप में आदेश हो जाएगा? तो मैं च है तो च का पंचम वर्ण क्या है? ङ है, तो ङ के रूप में य है तो ङ के रूप में हो जाएगा आदेशित। यह हो गया प य च म पंचम। पम धन चम बराबर क्या हो गया? पंचम। चूंकि यह लिखा जाता है पैचम लेकिन पढ़ा जाता है पंचम, ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जब अनुस्वार और विसर्ग के विषय में पढ़े थे तो हमने वहां पर पंचमाक्षर का नियम पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि पंचम वर्ण किस प्रकार से लेखन में और उच्चारण की दृष्टि में क्या होता है कि अंतर करता है। लेखन और उच्चारण की दृष्टि में अंतर करता है। आप लोग चाहें तो पंचमाक्षर का नियम उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूं। उसी प्रकार से एक शब्द है धनम धन जय। धनम धन जय, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जय है। जय किस वर्ग का व्यंजन है? तो जय च वर्ग का व्यंजन है। च वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? यह है, तो इसको लिख देंगे धनन जय। धनम धनजय बराबर हो गया धनंजय। उसी प्रकार से एक शब्द युग्म और है घम धन टी। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ड है, ट है, ड नहीं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ट है, तो मैं किसके रूप में आदेशित हो जाएगा? चूंकि मैं ट वर्ग का वर्ण, चूंकि ट क्या है? ट वर्ग का व्यंजन है और ट वर्ग का पंचम वर्ण अड़ा है, तो यह किस में आदेशित हो जाएगा? मैं अड़े में। तो घम धन टी बराबर क्या हो गया? घंटी। उसी प्रकार से शब्द है दम धन ड, तो यह क्या हो जाएगा? उसी हिसाब से दंड। दम धन ड बराबर क्या हो जाएगा? दंड। दम धन ड बराबर क्या हो जाएगा? दंड। उसी प्रकार से हम लोग और उदाहरण देख लेते हैं। समधन तोष। समधन तोष बराबर क्या हो गया? तो मैं है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण त है। त क्या है? त वर्ग का व्यंजन है और त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? न होता है। तो मैं किस में बदल जाएगा? न में। शब्द क्या बन जाएगा? संतोष। समधनतोष बराबर क्या हो जाएगा? संतोष। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं पुरम धन दर। प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण द है। द क्या है? तो द त वर्ग का तृतीय वर्ण है और त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? मैं होता है। मैं न में बदल जाएगा। या किस में बदल जाएगा? पुरम धन दर और पुरन दर। पुरम धन दर बराबर होता है पुरन दर। पुरम धन दर बराबर होता है पुरन दर। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं समधन धी। प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ध। ध किस वर्ग का व्यंजन है? तो त वर्ग का व्यंजन है। तो मैं किस में बदल जाएगा? न में। यह क्या बन जाएगा? समधंधी बराबर हो जाएगा संधि।
उसी प्रकार से वो देख सकते हैं किम धन नर बराबर क्या हो गया, किन नर। क्यों? क्योंकि न क्या है, न तय वर्ग का पंचम वर्ण है और मैं किस में बदल जाएगा, तो मैं बदल जाएगा न के अंत। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हम लोग यहीं पर एक नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या है कि मैं का मेल संधि में, मैं का मेल संधि में पंचम वर्ण के रूप में, पंचम वर्ण के रूप में केवल किससे होता है, केवल न से ही होता है, न से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंगा इया ड़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है कि जो मैं से मेल करके संधि की क्रिया करे, जो मैं से मेल करके क्या हो, संधि की क्रिया करे। मैं का संधि रूप में पंचम वर्ण के साथ केवल न के साथ ही पाया जाता है, न के साथ ही केवल पाया जाता है। ठीक है, ये तो यहां पर हो गया किस किस वर्ग में। तो हमने देखा कि क वर्ग के साथ संधि रूप में क्या हुआ, च वर्ग के साथ संधि के रूप में क्या हुआ, ट वर्ग के साथ संधि के रूप में हुआ क्या हुआ, और त वर्ग के साथ संधि के रूप में क्या हुआ। लेकिन प वर्ग के साथ संधि के रूप में एक विशेष स्थिति बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है और प वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वह भी मैं होता है। फिर से ध्यान से सुनिए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है और अभी तक हम लोगों ने जो चारों वर्गों को देखा तो उसमें पंचम वर्ण दूसरे थे, मैं नहीं था। लेकिन प वर्ग में क्या होता है कि प वर्ग में पंचम वर्ण क्या होता है, वह भी मैं होता है। तो मैं किस में बदलेगा, मैं में ही बदलेगा। तो यदि मैं में ही बदलेगा तो इसका मतलब संधि की क्रिया में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। जब मैं में ही बदलेगा तो कोई भी विकार नहीं होगा, लेकिन फिर भी संधि होता है। तो क्यों संधि होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर चूंकि स्थान की कमी है तो इसको हम उदाहरण को हटा देते हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग इसमें उपनियम देख लेते हैं। उपनियम क्या है कि मैं का प वर्ग से, मैं का प वर्ग से मेल होने पर, मैं का प वर्ग से मेल होने पर विशेष स्थिति बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि प वर्ग का पंचमाक्षर, क्योंकि प वर्ग का पंचमाक्षर मैं ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि प वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वह मैं ही होता है। तो क्या होता है कि मैं का मेल प फ ब भ से, मैं का मेल प फ ब भ से
होने पर यदि मैं ही रहता है तो संधि नहीं बल्कि संयोग माना जाता है। संधि नहीं बल्कि क्या माना जाता है? संयोग माना जाता है। यदि पंचम वर्ण मैं के स्थान पर, आप लोग इसको याद रखिएगा, हम इसको हटा दे रहे हैं स्थान की कमी की वजह से। यदि पंचम वर्ण मैं के स्थान पर अनुस्वार आता है तो ही संधि माना जाता है या माना जाएगा। क्या करा कि मैं का पै वर्ग से मेल होने पर एक विशेष स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि पै वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? वह मैं होता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ग का मैं के स्थान पर पंचमाक्षर हो जाता है, तो पै वर्ग क्या करता है कि मैं रहता है और मैं के स्थान पर ही उसका पंचमाक्षर मैं हो जाता है, तो वहां कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं का मेल पै फै बै भै से होने पर यदि मैं ही रहता है तो संधि नहीं बल्कि संयोग माना जाता है। यदि पंचम वर्ण मैं के स्थान पर अनुस्वार आता है तो ही संधि की क्रिया माना जाता है। उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द है समधन पदा। अब नियमानुसार क्या है कि मैं दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो पै है, पै का पंचम वर्ण क्या होता है? मैं ही होता है, तो यह क्या हो गया? समपदा। तो चूंकि यहां भी मैं आधा में है, यहां पै है, तो यह संधि न होकर के क्या हो गया? यह हो गया संयोग। संधि न होकर के क्या हो गया? संयोग। लेकिन यदि हम संपदा को इस प्रकार से लिख दें, किस रूप में? अनुस्वार के रूप में, तो यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है संधि की क्रिया। उम्मीद है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पै किस में पै के वजह से मैं किस में बदल जाएगा? पै वर्ग के पंचम वर्ण में। तो पै वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? मैं है। यहां भी मैं है, तो मैं किस में बदलेगा? मैं में बदलेगा, अर्थात मैं बदलेगा ही नहीं। यदि विकार बदलेगा ही नहीं, विकार ही नहीं होगा, तो संधि नहीं मानी जाएगी। लेकिन यदि मैं की जगह पर हम अनुस्वार लिख देंगे तो क्या मानी जाएगी? यह संधि की क्रिया मानी जाएगी। उम्मीद है कि यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से एक शब्द और है समधन बंध। समधन बंध। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे संबंध, तो यह क्या होगा? चूंकि मैं आधा यहां है, बै से मिल जाएगा, यह क्या हुआ? यह भी हुआ संयोग। लेकिन यदि यह मैं अनुस्वार रूप में आ जाएगा तो यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है संधि की क्रिया। उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं या जो नियम कह रहा है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से एक शब्द है रितम धन भरा। रितम धन भरा, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भय है। भय क्या है? पै वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा कि पै वर्ग का पंचम वर्ण। पै वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? मैं ही होता है, तो
तो यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्या लिखा हो जाएगा, रितम भरा। इस रितम भरा के लेखन में संधि नहीं है बल्कि क्या है, संयोग है। अगर यह इस प्रकार से लिखा जाएगा, रितम भरा, तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा संधि का उदाहरण, यह होगा संधि का उदाहरण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प का मेल प फ ब भ से होने पर यदि मैं ही रहता है तो संधि नहीं बल्कि संयोग माना जाता है, और यदि पंचम वर्ण मैं के स्थान पर अनुस्वार रहता है तो संधि माना जाएगा। अब मैं के साथ स्थिति क्या होगी, तो मान लीजिए एक शब्द है समधन मोहन, समधन मोहन, इसको क्या लोग हम लोग लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं सममोहन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नियम है कि यदि दो पंचम वर्ण एक साथ आते हैं, चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, तो दोनों पंचम वर्णों को पंचम वर्ण के रूप में ही लिखा जाएगा, अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, केवल संयोग की क्रिया होती है, संधि की क्रिया नहीं होती है। इसको हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। यह क्या है, यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है। इसलिए मैं का मैं से मेल होने पर संधि नहीं होगी बल्कि संयोग की क्रिया होगी। उम्मीद है कि मैं का पंचम वर्ण या पंचमाक्षर नियम आप लोग समझ गए होंगे। और मैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग के साथ क्या स्थिति बनाता है, और मैं प वर्ग के साथ क्या स्थिति बनाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ हो पा रहे होंगे। आइए हम लोग अब दूसरे नियम पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। द्वितीय नियम है कि मैं का अनुस्वार नियम। मैं का क्या होता है, अनुस्वार नियम। मैं का अनुस्वार नियम क्या कहता है, तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि मैं का अनुस्वार नियम। हमने अभी तक देखा कि मैं का पंचमाक्षर नियम, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि मैं का अनुस्वार नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अवर्गीय व्यंजन हो। अभी तक हमने देखा वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन। तो क्या करा है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन किसको कहते हैं, तो व्यंजन का अध्ययन करते समय हमने देखा कि व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। तो अवर्गीय व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतःस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से अवर्गीय व्यंजन। क्यों, क्योंकि यह लोग किसी वर्ग के व्यंजन नहीं होते। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अवर्गीय व्यंजन हो तो संधि होने की दशा में मैं का सदा अनुस्वार में आदेश होता है। मैं का किसमें आदेश होता है, तो मैं का सदा अनुस्वार में आदेश
होता है। वर्गीय व्यंजन में क्या होता है कि मैं संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण में आदेशित होता है। मैं वर्गीय व्यंजन में क्या होता है कि मैं संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण में आदेशित होता है, पै वर्ग को छोड़ करके, पै वर्ग को छोड़ करके। लेकिन अवर्गीय व्यंजन अर्थात अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में क्या होता है कि मैं जो होता है वह नित्य या सदा किसमें आता है, तो अनुस्वार में आता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण इसका है समधन योग, तो हम इसको यदि इस प्रकार से लिखें समयोग, तो यह क्या होगा, वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए यह किस रूप में आता है, तो समधन योग बराबर क्या होता है, संयोग। उम्मीद है कि यह आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से है समधन विधान, प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वह है, वह क्या है, एक अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैं के स्थान पर क्या होगा, अनुस्वार होगा, सम हो गया और विधान, समधन विधान बराबर क्या हो गया, संविधान। उसी प्रकार से एक शब्द है समधन रचना, समधन रचना बराबर क्या हो गया, मैं के स्थान पर क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, संरचना। फिर क्या है समधन लग्न, समधन लग्न बराबर क्या हो गया, संलग्न, समधन लग्न बराबर क्या हो गया, संलग्न। यह क्या हो गया, अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण हो गया। यह क्या हुआ, अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण होगा। उसी प्रकार से हम लोग आइए ऊष्म व्यंजन का उदाहरण देख लेते हैं। तो एक शब्द है समधन सय, यह क्या हो जाएगा, संशय। उसी प्रकार से है समधन सार, समधन सार बराबर क्या हो गया, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो गया, संसार। उसी प्रकार एक शब्द को देखते हैं समधन हार, या किस में बदल जाएगा, संहार। उम्मीद है कि इस नियम को भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं का अनुस्वार नियम, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अवर्गीय व्यंजन हो अर्थात अंतःस्थ व्यंजन वह ऊष्म व्यंजन हो, तो संधि होने की दशा में मैं का नित्य या सदा अनुस्वार में ही आदेश होता है। यह तो हो गया मैं के बाद व्यंजन आते हैं। और क्या हो, यदि मैं के बाद स्वर आता हो, तो मैं के बाद यदि स्वर आता है तो संधि की क्रिया नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, संयोग की क्रिया होती है। मैं के बाद यदि स्वर आता है तो वहां संधि नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, संयोग की क्रिया होगी। उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों नियमों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और उनमें क्या अंतर है इसको भी समझ पा रहे होंगे। तो हमने पहले क्या देखा कि मैं जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो। आइए हम लोग अब दूसरी स्थिति को देख लेते हैं। चूंकि दूसरी स्थिति से संबंधित नियम को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं उसका केवल यहां आप सबके सामने एक संक्षिप्त चर्चा कर दे रहा हूं, ताकि मैं से संबंधित कोई भी संशय आप सबके मन में न रह जाए। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम है, बी स्थिति क्या है कि जब मैं क्या हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो। मैं क्या हो कि जब मैं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब मैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण था, जब मैं क्या था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण था। इसमें क्या होता है कि जब मैं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो तो कौन सा नियम होता है, इसमें दो नियम बनते हैं।
पहला नियम होता है कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में आदेश। प्रथम वर्ण का किसमें आदेश था? पंचम वर्ण में आदेश। इसको हम लोगों ने किसमें पढ़ा? अनुनासिक संधि में। किसमें पढ़ा था हम लोगों ने? अनुनासिक संधि में। अनुनासिक व्यंजन संधि में हमने इस नियम को पढ़ा था कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में आदेश। नियम क्या था? नियम क्या है कि यदि प्रथम पद का यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, हम वहां पढ़े थे पंचमाक्षर का नियम में कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न अथवा मैं हो। तो चूंकि हम लोग यहाँ मैं के विषय में पढ़ रहे हैं तो केवल मैं यहाँ लिखूंगा मैं को ही। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मैं हो तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। यह नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मैं हो तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। हम लोगों ने व्यंजन संधि का जो द्वितीय नियम देखा है, पंचमाक्षर का नियम, यह नियम वही नियम है। यहाँ मैं केवल न के विषय में लिखा हूं। हम लोग वहां पढ़ते समय मैं और न दोनों वर्णों के विषय में देखे थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कै वर्ग का पहला वर्ण क्या है? कै है। कै किस में आदेश हो जाएगा था? ङ में। उदाहरण क्या है? जैसे वाक धन मैं बना क्या था? वांग मैं यहां पर अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हम लोगों ने वहां पर बहुत विस्तृत चर्चा किया था। इसी प्रकार एक शब्द और है दिक धन मुख, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण है कै है और यहां मैं है तो कै किस में बदला जाएगा? ङ में। यह क्या हुआ? दिन मुख। उसी प्रकार से च किस में आदेशित हो जाएगा था? ङ में। छ वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? च है। एक शब्द इस प्रकार में मिलता है रुच धन मैं, बनता क्या है? रुय मैं। तीसरा है ट वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? ट। ट किस में बदल जाएगा? तो ट बदल जाएगा ड़ में। शब्द क्या था? सट धन मुख। सट धन मुख। तो ट का आदेश किस में हो जाता है? ड़ में। यह क्या हो गया? सड़ मुख। सड़ मुख माने
भगवान कार्तिक जी। उसी प्रकार से एक उदाहरण देख लेते हैं, सट धन मातुर। यह शब्द क्या बनेगा, तो यह बनेगा ट के स्थान पर ड हो जाएगा, सड़ मातुर, यानी जिनकी 6 माताएं थी। तो हमारे पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय की 6 माताएं थी। यह एक लंबी चर्चा का बिंदु है, उस पर हम नहीं जाते हैं। फिर है तय वर्ग का प्रथम वर्ण है तय है, तो तय का आदेश किस में हो जाएगा, न में। तय का किस में तय वर्ग का क्या है कि तय वर्ग का प्रथम वर्ण तय है और तय का आदेश किस में हो जाता है, न में। जैसे शब्द है जगत धन माया, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मैं है, तो तय का आदेश किस में हो जाता है, पंचम वर्ण न में। यह क्या हो गया, जगन माया। जगत धन माया बराबर क्या हो गया, जगन माया। उसी प्रकार से एक शब्द है सतधन मित्र। शब्द क्या बन जाएगा, सन मित्र। पांचवी स्थिति क्या बनती है कि प वर्ग का प्रथम वर्ण प है और प का आदेश बन जाएगा किसमें, मैं में। शब्द क्या बना, अपधन मैं। अप माने होता है जल, मैं माने होता है भरा हुआ, अर्थात जल से भरा हुआ प किस में बदल जाएगा, मैं में। शब्द क्या बनेगा, अम्मय। उसी प्रकार दूसरा सा है अपधन मात्रा, तो प के स्थान पर आधा में हो जाएगा, यह क्या बनेगा, अम मात्रा। उम्मीद है कि जब मैं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो तो पहला नियम हम लोग देख लिए कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मैं हो तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। हम लोग इसको पंचमाक्षर के नियम में देख लिए हैं। यह क्या है, यह एक अनुनासिक व्यंजन संधि है। आइए हम लोग इसमें दूसरा नियम देख लेते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो पहले नियम को ही रहने देते हैं हम लोग, केवल नियम को हटा देते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है कि तृतीय वर्ण का पंचम वर्ण में आदेश, तृतीय वर्ण का पंचम वर्ण में आदेश। नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण हो, यदि प्रथम पद का अंतिम यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण हो, इसको लिख लीजिए मात्र द। यह नियम केवल द के लिए ही सही होगा, क्योंकि वर्ग का तृतीय वर्ण केवल द के साथ ही मैं की संधि पाई जाती है। तो क्या करा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण हो, मात्र द हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मैं हो तो संधि होने की दशा में मैं का आदेश किस में हो जाएगा, चूंकि द तय वर्ग का तृतीय वर्ण है
तो त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? न है, न में हो जाता है। इस नियम को भी हम लोगों ने पंचमाक्षर के नियम में देखा था। क्या करा कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण हो, मात्र द के लिए नियम सही है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मैं हो, तो संधि होने की दशा में मैं का आदेश न में हो जाता है। किस में हो जाता है? न में हो जाता है, यानी वर्ग के पंचम वर्ण न में हो जाता है। फिर इसको पूरा लिख दें, तो मैं का आदेश त वर्ग के पंचम वर्ण न में हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है शरद धन मास। शरद धन मास नियम क्या करा कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण हो, मात्र द हो, द यहाँ पर है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मैं हो, मैं है, तो संधि होने की दशा में मैं का आदेश त वर्ग के पंचम वर्ण में, यानी द के स्थान पर क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। यह क्या बनेगा? शरण मास। शरद धन मास बराबर क्या हो गया? शरण मास। उसी प्रकार से एक शब्द है शरद धन मुख, यानी शरद ऋतु आने का प्रारंभ, वह क्या हो गया? द के स्थान पर न मुख। उसी प्रकार से एक शब्द है मृद धन मय, तो द के स्थान पर क्या होगा? न होता है, चूंकि हमने उसी नियम में पढ़ा था कि यदि द के पहले री स्वर हो आए तो द न में न बदल के ड़ में बदल जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? मृडमय। मृद धन मय बराबर क्या हो जाता है? मृडमय। उसी प्रकार से एक शब्द है और मृद धन मूर्ति बराबर क्या होता है? मृड मूर्ति। यदि इस नियम को और आप लोग अच्छी तरह से गंभीरता से समझना चाह रहे हैं तो आप व्यंजन संधि का जो द्वितीय नियम है पंचमाक्षर का नियम, उसको देख लीजिए। मृद धन मय मृडमय, मृद धन मूर्ति मृद मूर्ति। एक शब्द और है मृद धन मयी बड़ा क्या? मृडमयी। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में देखा कि मैं की संधि किस प्रकार से होती है। तो दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि मैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो, तो हम लोगों ने देखा कि दो स्थितियां बनती हैं। और फिर दूसरी स्थिति क्या है कि मैं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो, तो भी दो नियम बनते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे तरीके से अध्ययन करना आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं हमेशा से ही इस बात का हिमायती रहा हूं कि हमारी तैयारी करते समय भले ही हमको कितना भी समय लग जाए, भले ही हमको कितनी भी बातें समझने के लिए दोहराना पड़े, हमको उसको दोहराना चाहिए। यदि हमारा अभ्यास आदर्श स्थिति में रहेगा तो हम कोई भी परीक्षा आसानी से पार कर सकते हैं, हमारी अवधारणा स्पष्ट रहेगी। यदि आप लोगों को हमारे अध्ययन कराने का तरीका पसंद आ रहा हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जो अच्छे छात्र हों जिनको इसकी आवश्यकता हो आप लोग उनको शेयर भी करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।